नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्मेनिया और भारत के बीच होने वाली एक मेजर फाइटर जेट डील को लेकर है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पर आर्मेनिया की तरफ से भी फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को लेकर भारत के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 8 से 12 एडवांस Su-30 MKI मल्टीपल फाइटर जेट को खरीदने के लिए अप्रोच किया जा रहा है। ये डील लगभग $3 बिलियन के आसपास की होने वाली है, जो दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर ओपन करने वाली है। अब पहले आर्मेनिया रशिया से इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाला था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से और वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से रशिया आर्मेनिया को 2020 से पेंडिंग पड़े हुए 8 Su-30 SM एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अभी आर्मेनिया के पास टोटल 4 रशियन ओरिजिन Su-30 SM एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो 2019 में आर्मेनिया की तरफ से एक्वायर किया गया था, लेकिन अभी अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट को एक्वायर किया जा रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी को मैच करने के लिए आर्मेनिया को अभी नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ 4 Su-30 एयरक्राफ्ट आर्मेनिया की बॉर्डर को डिफेंड नहीं कर सकते और उसके लिए सफिशिएंट नहीं होने वाले हैं। HAL की तरफ से भी आर्मेनिया को Su-30 MKI के कस्टमाइज्ड वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनस उत्तम एस रडार, ब्रह्मोस NG मिसाइल और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मौजूद होने वाली है। और एक तरीके से टेक्निकली आर्मेनिया को अभी सुपर सुकोई स्टैंडर्ड की Su-30 को डिलीवर करने का वादा किया जा रहा है, जो कि रशियन ओरिजिन Su-30 SM से काफी बेहतर होने वाली है। इसके अलावा इस डील में पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होने वाला है। आर्मेनिया पहले से भारत के कई इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक्वायर कर चुका है और अभी ये डील दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और भी मजबूत बनाने वाला है, जो कि फ्यूचर में तेजस और LCH-55 जैसे प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट के रास्ता ओपन करने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 की नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर है। DRDO की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अभी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को एक नई इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को दिया जाने वाला है। इसका नाम स्वयं रक्षा कवच या SRK इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है। DRDO की तरफ से अभी इसके फ्लाइट ट्रायल को भी शुरू कर दिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सिस्टम को 2026 तक तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाने वाला है। ये सिस्टम तेजस एयरक्राफ्ट को कंटेस्टेड एयर स्पेस में ज़्यादा सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जिससे वो मॉडर्न एरियल थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। SRK इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को DRDO के सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम की तरफ से 2021 में डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जो कि इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गैप को मेकअप करने का काम करने वाली है। SRK असल में हमारे पुराने D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अपडेटेड वर्जन होने वाला है, जो पहले तेजस के ओल्डर वेरिएंट और Su-30 MKI या MiG-29 के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन D-29 के डिजिटल प्रोसेसिंग और ब्रॉडबैंड कवरेज में कुछ लिमिटेशन फेस करने पड़ रहे थे, जो कि हमारे मॉडर्न सिस्टम के साथ ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इस नई SRK सिस्टम में एनहांस सिग्नल इंटेलिजेंस, AI ड्रिवन थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन और रिड्यूस साइज, वेट और पावर फुटप्रिंट मौजूद होने वाली, जो स्पेशली तेजस मार्क 1 के कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम के लिए डिजाइन किया गया या हल्के एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को 2 मेन पार्ट को मिलाकर बनाया गया, जिसमें एक बॉडी इंटीग्रेटेड रडार वार्निंग रिसीवर मौजूद होने वाला और एक हार्ड पॉइंट माउंटेड एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड मौजूद होने वाली है। रडार वार्निंग रिसीवर एयरक्राफ्ट की फ्यूजेलाज की स्पाइन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड फेज अरे एंटीना का इस्तेमाल करने वाली और 2 से 18 GHz की रेंज में थ्रेट को डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है। ये चाइनीज ऑरिजिन HQ-9 सरफेस टू मिसाइल सिस्टम जैसे थ्रेट को 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज से डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी दूसरी कंपोनेंट की बात करें, जो कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड होने वाला है, ये इसकी अंडरविंग हार्डपोर्ट में लगाया जा सकता है, जो एनिमी रडार को स्पूफ या ड्रोन करके नाकाम करने का काम करने वाला है। DRDO की तरफ से SRK सिस्टम की टेस्टिंग को पिछले महीने से शुरू किया जा रहा है और इसका पहला ग्राउंड वैलिडेशन ट्रायल को अभी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा में कंडक्ट किया गया था और अभी इसकी इन फ्लाइट इवोल्यूशन के लिए सिस्टम एक मॉडिफाइड LCA तेजस मार्क 1 प्रोटोटाइप पर बेंगलुरु में टेस्ट किया जा रहा है। मिड एयर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए SRK को DRDO के K6 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेटर के अगेंस्ट में टेस्ट किया जाने वाला है, जो एडवर्सरी सिस्टम की तरह काम करने वाला है और अभी 2026 तक इसकी सभी ट्रायल को कंप्लीट करके इसको तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभिमन्यु की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की तरफ से भी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किया गया। इसका नाम अभिमन्यु होने वाला है और ये ड्रोन एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने वाला है, जो कि न सिर्फ मैन फाइटर जेट के साथ टीम बनाकर काम करने में सक्षम होने वाला है, बल्कि एरियल थ्रेट को एंगेज करने में भी सक्षम होने वाला है। ये ग्लोबल लेवल पर अपने कैटेगरी में पहला ऐसा ड्रोन होने वाला है जो कि एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए सक्षम होने वाली है। ये ड्रोन स्पेशली इंडियन नेवी के कैरियर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको एयरफोर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। अभिमन्यु सिस्टम की रेंडर्स और इसकी मॉडल को रिसेंट डिफेंस एक्सपो में कई बार देखा जा चुका है। ये कॉम्पैक्ट स्टेल्थी विंगमैन की तरह होने वाला है, जो कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट की XQ-58 वैल्क्री या HAL की कैट्स वॉरियर जैसी लार्जर ड्रोन से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अभिमन्यु का लेंथ सिर्फ 4 मीटर के आसपास से लिमिटेड होने वाला है और ये अफोर्डेबिलिटी और वर्सेटिलिटी पर फोकस करने वाला है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी इंपोर्टेड राइवल के मुकाबले आधी से भी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए इसको काफी सुइटेबल बनाने वाला है। अभिमन्यु की सबसे खास बात इसका लो ऑब्जर्वेबल आर्किटेक्चर होने वाला है, जो कि रडार डिटेक्शन से बचाने में इसको मदद करने वाला है। इसका लो प्रोफाइल एयर इंटेक्स और रियर माउंटेड टर्बोफैन इंजन इन्फ्रारेड सिग्नेचर को भी रिड्यूस करने वाला है और इसकी फ्रंटल आरसीएस भी इस वजह से काफी हद तक मिनिमाइज होने वाला है। यह डिजाइन इंडियन नेवी के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए खास करके डेवलप किया गया, जहां पर लिमिटेड स्पेस के अंदर मैक्सिमम कैपेबिलिटी को डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। इसमें फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म भी मौजूद होने वाली, जिस वजह से इसको कैरियर के डेक पर आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। अभिमन्यु को खास करके मॉड्यूलर डिजाइन को बेस करके बनाया गया, जिस वजह से इसकी पेलोड को मिशन के हिसाब से भी चेंज किया जा सकता है। ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस रोल के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल करने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन में एनिमी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है और लेजर गाइडेड मुनिशन की मदद से प्रिसिजन स्ट्राइक भी कंडक्ट कर सकता है। अब कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इसको रॉकेट बूस्टर की मदद से या कैटapult की मदद से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी एंडोरेंस लगभग 4 से 6 घंटे तक होने वाली और इसका कॉम्बैट रेडियस भी लगभग 1000 किलोमीटर तक होने वाला, जो कि इसको किसी भी तरह की मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ एक टीम के तौर पर ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट रेंज को प्रोवाइड करने वाली है। अगला अपडेट इजरायली ओरिजिन हैरप ड्रोन की तरफ से है। दोस्तों 2025 में भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की हैरप प्लॉटरिंग मुनीशन ने एक साइलेंट किलर का काम किया था। ये कैमिकाजी ड्रोन पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी के कम से कम 10 फ्रंटलाइन रडार को न्यूट्रलाइज करने में सफल हुआ था और ये सब कुछ एक डेंस GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया गया था, जहाँ पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से भी हैरप ड्रोन की प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही इसकी इंडिजिनस अग्निगा वेरिएंट पर भी फोकस किया जाने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक मई 2025 का ये कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया का पहला फुल स्पेक्ट्रम ड्रोन वॉर था, जहां टर्किश, चाइनीज और इजरायली प्रिसिजन किलर के बीच एक आमना सामना देखने को मिला था, जिसमें इजरायली ओरिजिन सिस्टम ने बाकी सभी सिस्टम को अच्छे मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था। हैरप ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से इंडिजिनस लिंक 17 और चाइनीज सप्लाइड जैमर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हैरप की तरफ से अपना मिशन को बिना कोई दिक्कत के पूरा किया गया था। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसे स्पेशली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया था, जो कि रडार पल्स को डिटेक्ट कर और पैसिव रडार होमिंग रिसीवर की मदद से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होता है, जिस वजह से इसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल के लिए एक परफेक्ट वेपन कहा जा सकता है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिड 2026 तक 50 एडिशनल हैरप सिस्टम को फास्ट ट्रैक डील के अंदर खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी एडिशनल 100 के आसपास हैरप सिस्टम को डिमांड किया जा रहा है और अभी इनको TOD के साथ भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको अदानी डिफेंस की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए और इसकी इंडियन वेरिएंट को अग्निका का नाम दिया जाने वाला है। अग्निका अपने इजरायली वर्जन की तरह ही 9 घंटे तक की लॉटरिंग टाइम और 23 kg तक की हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेट के साथ आने वाली और ये मॉड्यूलर सीकर को भी सपोर्ट करने वाला है, लेकिन इसमें इंडियन मॉडिफिकेशन भी शामिल होने वाला है, जिसमें 70% तक इंडियन कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला और इस वजह से इसकी डायरेक्ट इंपोर्टेड वेरिएंट के मुकाबले इसका इंडियन मेड वेरिएंट थोड़ा सस्ता भी पड़ने वाला है। अगला अपडेट बांग्लादेश की नई SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरफ से है। साउथ एशिया की सिक्योरिटी सिनारियो में अभी एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलने वाली है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ से भी चाइना से SY-400 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए एक डील को साइन किया जा चुका है। ये एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि 280 किलोमीटर तक की रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है।
जो कि कोलकाता की स्ट्रीट, गुवाहाटी के वाइटल एयरपोर्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डायरेक्टली टारगेट कर सकता है। ये डील लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर के बीच की होने वाली है और बांग्लादेश के लिए ये पहला ट्रू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है, जो कि उनकी एजिंग रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। साउथ ब्लॉक के एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक बड़ा खतरा भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमको मोस्टली वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में पाकिस्तान और चाइना से खतरा हुआ करता था, लेकिन अभी अगर बांग्लादेश भी ताकतवर बनने लगता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश भारत के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर टू फ्रंट के सिचुएशन में बांग्लादेश एक और फ्रंट को खोल देता है तो ये भारत के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। SY-400 मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो ये 150 kg से लेकर 200 kg तक की वॉरेट को कैरी कर सकता है। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च करता है और 40 से 50 किलोमीटर की हाइट तक जाता है, जिसके बाद ये मार्क 5.5 की स्पीड में टारगेट को अटैक करने की कोशिश करता है। ये मिसाइल चाइनीज ऑरिजिन बैदेयू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर के अंदर पाया जाता है। अगर बांग्लादेश इसे अपनी जेसोर या कोमिलिया एयरबेस पर डिप्लॉय करता है, जो इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तो ये मिसाइल कोलकाता को 5 मिनट से भी कम के टाइम के अंदर टारगेट कर सकता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जो कि भारत के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ जोड़ने का काम करता है, उसे भी 5 मिनट के अंदर ही टारगेट कर सकता है। और इसी वजह से भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की SY-400 एक्विजिशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।